खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे मोदी मर्ज की उड़ी पतंग। भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे लोगों के बीच संबंध है। लोगों के बीच ये गहरे संबंध है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी की बौद्धिक दुनिया को एक नया नजरिया दिया। स्वामी विवेकानंद के दर्शन ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का झंडा फहराकर हमारी आजादी की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को एक आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैगोर और मैडम कामा के कार्यों को उल्लेख करके सोमवार को भारत जर्मनी के बीच संबंधों में नई ऊर्जा भरी। उन्होंने जर्मन चांसलर के साथ संयुक्त तौर पर मीडिया को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी मोदी के गर्मजोशी वाले स्वागत से अभिभूत रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम गुजरात के लोथल में बन रहे हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के साथ सहयोग भी कर रहा है। एक ऐतिहासिक कदम है जो दोनों देशों के समुद्री इतिहास को जोड़ता है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में जर्मनी के साथ घनिष्ठ सहयोग रहा है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर साइन किया जा रहा है। एमओयू हमारे सहयोग को और मजबूत करेगा। भारत और जर्मनी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारी दोस्ती का असर ग्लोबल है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में संयुक्त प्रोजेक्ट के साथ हमारी त्रिपक्षीय विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। तो भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं। मोदी मर्ज की ये दोस्ती की पतंग आप भी उड़ते हुए साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर मर्ज के साथ उड़ाई पतंग। एक तरफ वैश्विक उथल पुथल में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कूटनीतिक लिहाज से सुखद कही जा सकती हैं। ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं और ये कंपनियां भारत के विकास में सहयोग कर रही हैं। मोदी और मर्ज की ये पतंग उड़ती जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से वैश्विक जो उथल पुथल दुनिया में चल रही है उसके बीच ये कूटनीतिक लिहाज से सुखद तस्वीरें कही जा सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर की मुलाकात, कई अहम विषयों पर चर्चा हुई, कई एमओयू पर साइन हुए। भारत और जर्मनी की ऐतिहासिक जो दोस्ती है उसमें एक नए आयाम को जोड़ते हुए, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दुनिया को एक मैसेज दे रही हैं कि भारत जो है, दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और जर्मनी और भारत में जिस तरीके से रिश्ते हैं वो रिश्ते और भी इस मुलाकात के बाद प्रगाढ़ होंगे। तो पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर मर्ज के साथ पतंग उड़ाई। और अब बात करेंगे इसरो का मिशन फेल। अंतरिक्ष में जासूसी उपग्रह भेजने का भारत का प्रयास विफल हो गया है। इसको लेकर इसरो के प्रमुख बी नारायणन ने एक अहम घोषणा की। सोमवार सुबह ही PSLV C62 यानी EOS N1 मिशन का प्रक्षेपण हुआ था, लेकिन प्रक्षेपण के बाद PSLV C62 रॉकेट अपने निर्धारित मार्ग से भटक गया। इस कारण से ये पूर्व निर्धारित मार्ग से आगे नहीं बढ़ा। इसरो के सभी ग्राउंड स्टेशनों से डेटा इकट्ठा कर पूरी दुनिया, आपको बता दें, पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करने जा रहा है।
अगर ये मिशन पूरा हो जाता तो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत की एक बड़ी उपलब्धि होती। आपको बता दें 44.4 मीटर लंबा 4 चरणों वाला PSLV C-62 रॉकेट सोमवार सुबह 10:18 के पूर्व निर्धारित समय पर यहां प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ। प्रक्षेपण के मात्र 17 मिनट की यात्रा के बाद उपग्रहों को लगभग 511 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए जाने की उम्मीद थी। इसरो के अनुसार पहले 2 चरणों ने अपेक्षित मापदंडों के भीतर प्रदर्शन किया और तीसरे चरण यानी कि PS3 के अंत में यान को अड़चन का अनुभव हुआ। ये मिशन नियंत्रण केंद्र में टीम को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख नारायणन ने कहा कि PSLV एक 4 चरणों वाला वाहन है जिसमें 2 ठोस चरण और 2 तरल है। तीसरे चरण के अंत तक वाहन का प्रदर्शन अपेक्षित था। तीसरे चरण के अंत के करीब हम वाहन में अधिक गड़बड़ी देख रहे हैं और बाद में उड़ान पथ में विचलन देखा गया। हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको आगे की जानकारी देंगे। तो भारत का मिशन जो है ये फेल जरूर हुआ है, लेकिन भारत निरंतर प्रयास कर रहा है अंतरिक्ष की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के लिए। ऑर्बिट से पहले ही अंतरिक्ष में गायब हो गया अन्वेषा। भारत का EOS N1 मिशन फेल हुआ है। मिशन के तीसरे चरण में बाधा आई जिससे ये रॉकेट अपने मार्ग से भटक गया। ऑर्बिट से पहले ही अंतरिक्ष में गायब हो गया ये रॉकेट। तो अपने मिशन के तीसरे चरण में EOS N1 जो मिशन ये फेल हुआ है। तो PSLV की 4 चरणों की इस प्रक्रिया के से इसको गुजरना था। तीसरे चरण में बाहर आने के बाद ये मिशन फेल जरूर हुआ है, लेकिन PSLV C-62 रॉकेट सोमवार सुबह 10:18 के पूर्व निर्धारित समय पर प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ। प्रक्षेपण के मात्र 17 मिनट की यात्रा के बाद उपग्रहों को लगभग 511 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की कक्षा में स्थापित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसरो के अनुसार पहले 2 चरणों ने उपेक्षित मापदंडों के भीतर प्रदर्शन भी किया और तीसरे चरण के अंत में यान को अड़चन का अनुभव हुआ और वहीं से ये दिशा भटका। ये मिशन नियंत्रण केंद्र में टीम को संबोधित इस मिशन को लेकर नियंत्रण केंद्र में टीम को संबोधित करते हुए इसरो के प्रमुख नारायणन ने कहा कि PSLV एक 4 चरणों वाला ये वाहन है जिसमें 2 ठोस और 2 तरल चरण है। तीसरे चरण के अंत तक वाहन का प्रदर्शन उपेक्षित था। तीसरे चरण के अंत के करीब हम वाहन में अधिक गड़बड़ी हमको दिखाई दी और बाद में उड़ान पथ में ये विचलन देखा गया। हम डेटा का फिलहाल विश्लेषण कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको आगे की जानकारी देंगे। तो अंतरिक्ष की दुनिया में लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला इसरो का ये प्लान, ये जो प्रक्षेपण है जरूर फेल हुआ, लेकिन इसरो लगातार इतिहास रच रहा है। इसरो की कामयाबी जो है वो देश के लोगों के साथ साथ दुनिया के लोगों के काम आ रही है और इसरो लगातार प्रगति कर रहा है। हालांकि ये प्रक्षेपण जरूर फेल हुआ है, लेकिन फिर से इसरो आगे प्रयास करेगा ऐसे ही प्रक्षेपण के लिए। और अब बात करेंगे योगी की पाती की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को योगी की पाती नाम से चिट्ठी लिखी। योगी की पाती में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई गई है। सीएम योगी ने लिखा कि सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की जान जा रही है। लापरवाही, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी एक परिवार की खुशियां छीन लेता है। 31 जनवरी तक प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन हो रहा है। हमारा लक्ष्य लोगों से सड़क व्यवहार में बदलाव लाना है। सीएम योगी ने लिखा, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को शून्य मृत्यु दर लाना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश के 20 सबसे दुर्घटना और संवेदनशील जिलों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। राज्य भर में 3000 से ज्यादा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। अभियान के 4 स्तंभ शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और आपात देखभाल। पुलिस नियमों को सख्ती से लागू करेगी। आपका भी सहयोग सबसे जरूरी है, ये अपील की है मुख्यमंत्री ने अपनी पाती में। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग जानलेवा हो रहा है। उन्होंने लिखा कि तेज रफ्तार और नशा दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बनता नजर आ रहा है। हेलमेट, सीट बेल्ट अनिवार्य है।
ये दिखावे की वस्तु नहीं है। बच्चों को वाहन चलाने देना अपराध है। माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को कम से कम वाहन चलाने ना दे। पैदल यात्रियों का भी सड़क पर चलने का अधिकार है। सड़कों को सुगम, सुरक्षित, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील की है। अधिकारियों को इसमें जो निर्देश दिए हैं, पुलिस को निर्देश हैं, ट्रैफिक विभाग को निर्देश हैं, साथ साथ यातायात विभाग के साथ ही लोगों से, आम जनता से भी अपील की है अपने पार्टी के माध्यम से। जिस प्रकार से बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में और लगातार इन दुर्घटनाओं की वजह से लोगों की जान भी जा रही है, लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, तो इससे चिंतित हैं मुख्यमंत्री और इसी चिंता को उन्होंने पार्टी के माध्यम से जाहिर किया है। योगी की पार्टी में सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र किया गया है। संवेदनशील जिलों में विशेष अभियान की तैयारी की गई है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सड़क दुर्घटनाओं पर उन्होंने चिंता जताई है, लोगों से अपील की है सड़क पर सुरक्षित चलने की। यातायात विभाग, पुलिस विभाग, तमाम विभागों को से इसमें अपील और निर्देश इस पूरी पार्टी में दिखाई दे रही है। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जनता से एक पत्र के माध्यम से सहयोग करने की बात कही है। उनके द्वारा सहयोग के साथ साथ जो उनके द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं या जो निशान चिन्हित किए गए हैं उसकी भी जानकारी उनके द्वारा जो है प्रदेश की जनता को दी है और साथ ही साथ उस सहयोग की मांग की है कि उनके द्वारा ये कहा गया है जिस प्रकार से हमने यातायात पुलिस को और पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं, आप भी उनका सहयोग करें। बिना हेलमेट के आप बाइक न चलाएं, बिना बेल्ट के आप कार मत चलाएं, अपनी सावधानी बरतें, किसी की एक्सीडेंट की घटनाएं जो है कम हो। उनके द्वारा ये भी कहा गया और बताया भी गया, कहा जा सकता है कि हमने उत्तर प्रदेश के 3000 स्थानों को चिन्हित किया है, जिसमें चिन्हित करने के दौरान जो है हमने ये तय किया है, देखा गया है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जिन जगहों पर होते हैं वो हमने पहचान कर ली है। वहां पर उसको सुधार किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द हम उनके द्वारा जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किन वजहों से यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उस खामी को दूर किया जाए। और ये साथ साथ जनता को उनके द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ एक यही अपील है जनता से कि पूरी तरह से सहयोग करें, जिससे कि जो लोग जो है उनकी परेशानी दूर हो सके, लोगों की दुर्घटनाएं ना हो। जो साथ साथ उनका ये भी कहना है जो पैदल यात्री हैं उनका भी ध्यान रखें कि उनको भी सड़क पर चलने की जो है छूट है। उनको उन पर किसी प्रकार से आप नशे में जो है गाड़ी ना चलाएं, नशे में आकर के किसी भी पैदल यात्री को जो है के साथ एक्सीडेंट ना हो। इन सब कई पहलुओं पर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पत्र लिखा गया और साथ ही साथ जो बताया गया उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि हमने हर एक पहलू पे ध्यान रखा है, बाकी आप भी ध्यान रखेंगे तो जिससे कि दुर्घटनाएं कम होंगी और जो दुर्घटना बहुत ज्यादा हो रही है वो उसमें कमी आए। जिससे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है अधिकारियों को, पुलिस महकमे के अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं, वहीं पर जो है जनता से भी अपील उनके द्वारा की गई है कि वो भी सहयोग करें और अधिकारियों का सपोर्ट करें। जी हाँ बिल्कुल, अगर मनीष देखा जाए मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्र की तरफ से नितिन गडकरी भी चिंता जाहिर कर रहे थे, उस तमाम प्रयास जो हैं सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इन घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। लगातार प्रयास उनके द्वारा मनीष लगातार प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी ये अपील जो है चिट्ठी के माध्यम से लोगों से अपील की है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप सड़कों पर सुरक्षित निकलिए, यातायात के नियमों का पालन करिए और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं किस तरीके से पालन करवाना है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से कई अगर देखा है कई योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं और जिस प्रकार से इसमें सबसे पहले कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो भी शख्स जो है उस घायल व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल तक ले जाएगा और सबसे पहले तो उसको जो है सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। तो ये भी एक योजना के अंतर्गत जो है सरकार की योजना चल रही है और जिस प्रकार से हर एक पहलू पर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार हर एक पहलू पर ध्यान रखे। सबसे अहम बात यह है कि जनता से अपील करना और
सबसे बड़ी बात, जैसे फैजाबाद रोड पे कई जगह ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा कट है, कट की वजह से सबसे ज्यादा जो है वहां पर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो उन सब ऐसी जगहों को 3000 जगह हैं जहां पर चिन्हित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और बाकी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया गया है कि किसी प्रकार की उनके द्वारा कोई कमी ना हो, खामी ना हो, और ध्यान रखें कि लोग जो है बेल्ट और हेलमेट लगाए हुए हैं। साथ ही साथ उनका ये भी मुख्यमंत्री का साफ तौर से ये कहना है कि आप ही अगर इस पूरे नियम कानून के साथ चलेंगे तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी, और जो चालान जो लोगों के कट जाते हैं वो भी नहीं कटेंगे। तो कह सकते दोनों तरफ से जो है मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश जारी किए गए, योजनाएं भी हैं और कार्य भी किया। गड्ढा मुक्त करने की बात की, जिसकी वजह से कोहरे की वजह से लोगों को जो है आसपास की सड़क पर दिखता नहीं है, तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि लाइट की सुविधाएं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट हो। हर प्रकार से दोनों पहलुओं पर जो है मुख्यमंत्री जो है अपील कर रहे हैं, जनता से सहयोग की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नशे में गाड़ी न चलाएं, ये एक उनके द्वारा ये कहा गया। जो भी नियम कानून के तहत गाड़ियां चलाएं, तो कहा जा सकता है कि केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम हो या दुर्घटनाएं ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री काफी चिंतित है। इसी पहलुओं पर जो है लगातार उनके द्वारा काम भी किए जा रहे हैं और आज जनता से उनके द्वारा अपील भी की गई है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी सीएम ने ये पाती लिखी है और इस पाती के माध्यम से लोगों से अपील की है, दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एटा में खौफनाक वारदात। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एटा में खौफनाक वारदात। उत्तर प्रदेश के एटा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। इसी दौरान परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर ईंट और खुरपी से दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना थाना जैथरा के गढ़िया सुहागपुर गांव की है, जहां रहने वाला अशोक दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का ट्रक चलाने का काम करता था। उसकी 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बहनों में मृतका चौथे नंबर की बेटी थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को तो अशोक दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का ट्रक चलाने का काम करता था। उसकी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। बहनों में मृतका चौथे नंबर की बेटी थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। उससे पहले ही प्रेमी दीपक रात के 8 बजे उसके घर मिलने पहुंच गया। इसी बीच लड़की के पिता अशोक ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर पिता का खून खौल उठा और उसने परिजनों व ग्रामीणों की मदद से दोनों की पीट कर हत्या कर दी। अशोक ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ईंट से दीपक और शिवानी के सिर ईंट से कुचल दिया और गले में खुरपी से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ने इलाहाबाद में आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी, लेकिन परिजनों को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था। प्रेमी पहले भी कई बार लड़की को भगाकर नोएडा ले गया था, जिसके वजह से परिजन उनसे बेहद नाराज थे और लड़की के पिता का उसके भाइयों और अन्य रिश्तेदारों ने भी संबंध जो है वो खत्म कर लिए थे। अशोक ने कई जगह शिवानी की शादी तय की थी, लेकिन उसकी प्रेम कहानी पता चलने के बाद शादियां टूट जाती थी। पिता ने इस बार भी उसकी शादी तय कर दी थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। इसके बाद 25 जनवरी को उसकी बड़ी बहन की भी बारात आने वाली थी, लेकिन इससे पहले यह घटना हो गई। परिजनों ने रात में ही दोनों का भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके गांव में अंतिम संस्कार करवा दिया, जिसके बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। ज्ञानेश कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, एटा में हॉरर किलिंग का ये खौफनाक मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? आपको बता दूं, ये एटा में उस समय यानी हड़कंप मच गया जब प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर पिता और मां का खून खौल उठा। उसके बाद उन्होंने इस प्रेमी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, जनपद एटा के थाना जैथा क्षेत्र के गढ़िया सुहागपुर गांव में
प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर निर्मम हत्या पिता के द्वारा कर दी गई, जहां पर बताया जा रहा है कि 1 महीने पूर्व प्रेमी प्रेमिकाओं ने भागकर शादी की थी। सबसे बड़ी बात है कि रात जब ऐसी स्थिति में आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर उस पिता का यानी खून खौल उठा, जिससे उसने निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कई थानों का कोर्ट लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, पोस्टमार्टम होने के बाद सबको दाह संस्कार के लिए भेज दिया गया है। जी मनोज जी। बिल्कुल ज्ञानेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईंट और खुरपी से मारकर कुचलकर दोनों की हत्या कर दी। पिता ने गांव के लोगों के साथ मिलकर बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। और अब हम बात करेंगे फर्जी बीमा गिरोह का भंडाफोड़। जनपद संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में दर्ज फर्जी बीमा धोखाधड़ी के बड़े मामले में पुलिस ने ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए गिरोह की 11,89,51,000 की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। ये कार्रवाई अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय उस गिरोह के खिलाफ की गई है जो फर्जी सड़क हादसे, जाली दस्तावेज और झूठे बीमा दावों के जरिए बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने संभल जनपद के बहजोई सहित विभिन्न थानों को अपना अड्डा बनाकर बीते कई वर्षों से संगठित अपराध को अंजाम दिया। इस मामले में अब तक 25 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि गिरोह से जुड़े 70 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में कई फर्जी दुर्घटनाओं और बीमा क्लेम के खुलासे हुए हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में ग्रेटर नोएडा, बहजोई, गुन्नौर, बदायूं सहित अन्य क्षेत्रों में बने मकान, प्लॉट, कृषि भूमि और लग्जरी वाहन शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये सभी संपत्तियां ठगी से प्राप्त धन से खरीदी गई थी, जिन्हें अब कानून के तहत जब्त किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए यह कार्रवाई की गई है और आगे भी अन्य आरोपियों व उनके संपत्तियों की जांच जारी है। फर्जी बीमा गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई प्रदेश में एक बड़ी नजीर मानी जा रही है। जिस तरह से देखा जाए, लगातार पिछले कई महीनों से लगातार बीमा माफियों पर लगातार जो है एएसपी अंकुर शर्मा जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में आज जो है एक कई करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा रही है। और क्या है पूरा मामला, हमारे साथ जो है मैडम है, मुझे पूरी जानकारी देंगी जी। हाँ, तो जैसा कि आपने खुद बताया कि जनवरी 2025 से जनपद संभल की पुलिस लगातार बीमा माफिया के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी, जिसमें हम लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिसमें करीबन 70 से ऊपर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है हम लोगों ने, और 25 से ऊपर अभियोग हम लोगों ने पंजीकृत कराए हैं। संभल, बदायूं, मुरादाबाद, एटा, आसपास के जो जनपद है वो मिला के इसके जो चार्जशीटेड इंडिविजुअल्स थे करीबन 25, उनके विरुद्ध हम लोगों ने गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया था लगभग 2 महीने पहले। और आज उनमें से 3 अभियुक्त, एक का नाम है सचिन शर्मा, एक उनके भाई हैं गौरव शर्मा, ये दोनों बबराला के रहने वाले हैं, बबराला संभल के। तीसरे हैं ओमकारेश्वर मिश्रा करण, जो कि जनपद बनारस के रहने वाले हैं। आज इन लोगों की जनपद संभल की पुलिस द्वारा इस गैंगस्टर मुकदमा अपराध संख्या 237/2025 जो कि थाना रजपुरा को पंजीकृत है, इनकी लगभग 12 करोड़ की संपत्ति पुलिस के द्वारा आज कुर्क की जा रही है। तो ये हमारे साथ अंकुर शर्मा जी, सब का कहना है कि आज लगभग 12 करोड़ की संपत्ति जो बीमा माफिया थे, फर्जी तरीके से बीमा कराते थे, उनकी संपत्ति आज कुर्क की जा रही है। और लगातार इसी तरह से अभियान लगातार जारी रहेगा। कैमरा अकेले के साथ रही सर्वे के लिए उनके संभल और रईस अलवी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, फर्जी बीमा गिरोह पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा विस्तार से। जिस तरह से जनपद संभल में फर्जी बीमा जो गिरोह था वो बड़ा सक्रिय था जनपद संभल में। लगातार उसने जो है 100 करोड़ से अधिक का जनपद संभल में बड़ा घोटाला किया है। उसके तार बड़े अन्य जनपदों में भी जुड़े हुए थे, जैसे गैंग नोएडा है, बहजोई है, बदायूं है, मुरादाबाद है, आगरा है, अलीगढ़ है, और इस तरह से इसके साथ जुड़े हुए थे गैंग के। और करीब 100 करोड़ से अधिक का इसने घोटाला किया था, जिसमें पुलिस ने अब तक बड़ी कार्रवाई की है। जनपद संभल में 70 जो बीमा के माफिया थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है, 70 लोगों को। और इसमें 25 मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं, जिस करीब में आज जो है संभल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 11 करोड़ 89 लाख 91 हजार की संपत्ति को कुर्क किया गया है।
ये संपत्ति वो संपत्ति है जो इन आरोपियों पर थी, जिसमें 3 आरोपी है। 3 आरोपी को जो संपत्ति है, जिनकी जो संपत्ति कुर्क की गई है। और इस तरह के अभियान अभी तक जनपद संभल की पुलिस लगातार चला रही है और जो भी आरोपी इसमें संलिप्त होंगे वो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इन आरोपी है बीमा गिरोह, उनका फर्जी तरीके से क्लैंप लेते थे, जैसे दुर्घटना क्लैंप है, बीमा क्लैंप है और हेडेक भी हो जाता उसका क्लैंप है। और जिस तरह से क्या बोलते हैं आपके बहुत अन्य बीमारियों के कारण भी जो बीमा कंपनियों से क्लेम लेते थे। इसी तरह से इन्होंने बड़ा एक गेम चलाया था और बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला है। अब तक जो निकल के आया संभल में वो 100 करोड़ का घोटाला सामने निकल के आया। अभी और भी अभियान चालू है और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो अपडेट कराए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संभल में फर्जी बीमा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फर्जी बीमा गिरोह पर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। 11,89,51,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। और अब बात करेंगे थाने में गोलीकांड। हरदोई में पत्नी के 4 दिन पहले प्रेमी के साथ भागी महिला, आपको महिला से उसका पति अनूप इतना नाराज हो गया कि उसने थाना परिसर में ही पत्नी को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपित को भागने के प्रयास के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। मामला हरदोई के पाली थाने का है। प्रेमी के साथ भागी महिला को बरामद कर पाली पुलिस रविवार रात थाने लाई। सोमवार की सुबह महिला थाना परिसर में मौजूद थी। उसी समय पति ने तमंचे से गोली मार दी। भागते समय पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। आपको बता दें, पाली के ग्राम रमापुर अटरिया की रहने वाली महिला 7 जनवरी को पति की गैर मौजूदगी में शाहजहांपुर के मिर्जापुर के ग्राम बख्तवरपुर के सुरजीत के साथ फरार हो गई थी। पति अनूप ने सुरजीत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। जैसा कि लोगों ने बताया कि रविवार को पुलिस महिला को बरामद कर थाने लाई थी। सोमवार की सुबह पति भी थाने पहुंच गया। महिला थाना प्रभारी कार्यालय के सामने खड़ी थी। स्वजन बातचीत कर रहे थे। उसी समय अनूप ने तमंचे से उसे गोली मार दी। गोली उसके सीने के आर पार हो गई। थाने में पुलिस के सामने हुई घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपित को भागते समय गिरफ्तार कर लिया। महिला को घायल अवस्था में सवाईजपुर सीएचसी ले जाया गया। चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सोमवार सुबह लगभग 10:45 पर महिला थाने की मेस से खाना खाकर बाहर निकली थी। तभी उसका पति अनूप वहां पहुंच गया और अचानक उसने कमर से तमंचा निकाला और पत्नी सोनी के दाहिने कंधे में गोली मार दी। बुलेट सीने से आर पार हो गई। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। वहां खड़े पुलिसकर्मी देखकर घबरा गए। वह दौड़कर पहुंचे। आरोपी पति भागने लगा तो पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। थाने में हत्या की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। एसपी अशोक मीणा भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने लापरवाही पर दारोगा विक्रांत और महिला सिपाही संजना राजपूत को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है। पुलिस के मुताबिक महिला सोनी का विवाह करीब 17 वर्ष पहले हुआ था। उसका 12 साल का एक बेटा भी था। पति अनूप के अनुसार वह करीब 4 वर्ष पहले पत्नी को लेकर हरियाणा के गुरुग्राम गया था, जहां वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात शाहजहांपुर के रहने वाले सुरजीत से हुई। दोनों की दोस्ती हो गई और सुरजीत का उसके घर आना जाना बढ़ गया। इसी दौरान सोनी और सुरजीत के बीच प्रेम संबंध हो गया और फोन पर बातचीत होने लगी। 1 वर्ष पहले अनूप पत्नी को लेकर वापस गांव गया और यहीं मजदूरी करने लगा, लेकिन सोनी की प्रेमी से बातचीत जारी रही। एसपी अशोक मीणा ने बताया कि रविवार को महिला को बरामद किया गया था और सोमवार को उसका मेडिकल होना था। थाने के मेस के पास महिला और उसका मौसा और कुछ रिश्तेदार बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पति ने गोली मार दी। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।